अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें जो एक तो मैं पहले ही बता दूं आप लोग को कि लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल जिसकी बात की थी उसमें आपको एब्रेसिव कटिंग और माउंटिंग के बारे में बताया था ना। तो इस दफ़ा 3 और प्रोसेसेस हैं जिनका अलग से प्रैक्टिकल आपके उसमें लैब मैनुअल में शो किया गया है। तो बेसिकली लास्ट टाइम जो एब्रेसिव कटिंग था और माउंटिंग था, आज वाले में जो है वो हमारे पास ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और एचिंग है। तो ये पांचों होते एक साथ ही हैं और इनका पर्पस होता है माइक्रोस्कोपी। ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप में जो है वो आपको अपने स्पेसिमेन को या माइक्रोस्ट्रक्चर को एग्जामिन करना होता है। तो ये 5 प्रोसेस होते एक साथ ही हैं। तो मैं इन पांचों को कोशिश करूँगा ब्रीफ करके इस वीडियो लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। और ये सामने एक एनिमे यानी आप समझ लें, एक जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है ये एक जर्मन यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो है वो पूरा माइक्रोस्कोपी को और मेटलोग्राफी को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो उस पे मैं आपको जो है सारी ये चीज़ें बता दूंगा। ये जो अभी यहाँ पे सामने आपके जो है वो एक क्लिप चल रही होगी, तो इसमें ये होगा कि आपको सारी चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी कि होती किस तरह है ना। सिर्फ ये तो नहीं, इसमें इस तरह सही नहीं लगेगा कि अगर मैं सिर्फ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको जो है वो सब दिखा दूँ चीज़ें। तो जब तक आप ये देखेंगे नहीं तो आपके बात समझ में नहीं आ सकती कि ये किस तरह है, इनका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें देखें, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स होते हैं। फिर उनके हम ये देखते हैं कि ग्रेन्स किस तरह हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेन साइज़ कैसे हैं, फिर ग्रेन साइज़ हैं तो कितने बड़े हैं फिर वो। ठीक है, अब ये आपको नज़र आ रहे हैं सामने ग्रेन्स। फिर उनके दरमियान ये देख रहे हैं आप, वॉइड्स इसमें नज़र आ रहे हैं, फ्री स्पेसेस। अब ये जब माइक्रोस्कोप में और कैमरा के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं तो फिर वो किस तरह स्ट्रक्चर दिखता है और इंक्लूजन्स दिखती हैं। ये माइक्रो स्ट्रक्चर है जो आपको अभी सामने नज़र आ रहा है ना। और ये हम एक लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको व्यू करते हैं। ये जो सामने आपको कंप्यूटर पर स्क्रीन, अब ये देखें यहाँ पे 5 जो प्रोसीजर्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें पहला है एब्रेसिव कटिंग। एब्रेसिव कटिंग में आप एक गिवन सैंपल में से एक अपना सैंपल कट करते हैं। फिर सेकंड जो आपको नज़र आ रहा है, सेकंड में माउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली एक अपना जो आपने जो पीस कट किया है एब्रेसिव कटिंग के ज़रिए, उस पीस को आप एक ना रेजिन में एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है उसके अंदर एक फिक्स हो जाता है वो रेजिन। आपने शायद पढ़े होंगे, वो पॉलीमर्स होते हैं रेजिन्स ना। तो एक कैटेगरी है मटेरियल्स की। तो उस रेजिन में हम माउंट कर देते हैं, यानी वो उसमें एम्बेड हो जाता है। माउंटिंग, हॉट माउंटिंग में प्रेस भी आते हैं। फिर इसके अलावा लाइट सेंसिटिव माउंटिंग मशीन्स भी होती हैं। तो आप इस तरह जो है वो माउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्राइंडिंग। अच्छा, ग्राइंडिंग के ज़रिए फिर आप वो जो भी आपने स्पेसिमेन कट किया है तो और वो माउंट भी हो चुका है रेजिन के साथ। फिर उसके बाद जब आप ग्राइंड करते हैं तो उसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर में जो है वो यानी समझें फाइन होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप ग्राइंडिंग के प्रोसीजर के बाद जो है वो पॉलिशिंग करते हैं। तो पॉलिशिंग से मज़ीद जब आप डायमंड सस्पेंशन के ज़रिए पॉलिशिंग करते हैं तो वो और फाइन हो जाता है। और लास्ट में एचिंग करते हैं, उसकी वजह बाद में बताऊंगा कि एचिंग के ज़रिए क्या फ़ायदा होता है, यानी माइक्रोस्कोपी में जो है हमें क्या एडवांटेज मिलता है एचिंग के प्रोसेस से। स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग का ये दिखा रहे हैं, पॉलिशिंग और एचिंग दिखा रहे हैं। इसके बाद ये अब ये इसमें आगे अगर आप ये देखें तो कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं ये, जैसे कि सामने आपको एक पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड नज़र आ रही है, क्रैंक शाफ्ट नज़र आ रही है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्लेन कार्बन स्टील्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब यहाँ पे ये जो आपको सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं इसमें प्लेन कार्बन स्टील C45E, जिसके अंदर 0.45% जो है वो कार्बन होता है। तो उसको एज अ सैम्पल लिया जाएगा और फिर उसकी एब्रेसिव कटिंग की जाएगी। अब यहाँ पे देखें आप, अभी एब्रेसिव कटिंग मशीन जो होती है वो जस्ट एक, जैसे आप मिलिंग मशीन में एक सैंपल तैयार करते थे, लेकिन मिलिंग मशीन में तो आपका वो एक टूल होता है। यहाँ पे जो है वो अभी जो एब्रेसिव कटिंग मशीन में इसको
लेके जाएंगे। देखिए मार्किंग की है वाइट से कि इतना पोर्शन इसका कट करना है। अब ये एक एब्रेसिव कटिंग मशीन है, इसमें इसको प्लेस किया। अब यहाँ पे देखें ये एक सर्कुलर ब्लेड होता है, तो ये काफ़ी फाइन करके काट देता है उसको ना। ये देखें ये कटिंग हो रही है, एब्रेसिव कटिंग इस ब्लेड के ज़रिए जो कि सर्कुलर है। अच्छा, अंदर एक कोई लुब्रिकेंट भी फ्लो हो रहा होता है ताकि वो हीटिंग को और फ्रिक्शन को थोड़ा रिड्यूस करे। ये बटन के ज़रिए इन्होंने जो है वो सेट कर दिया कि इतनी पोजीशन पे जो है कटिंग करनी है। अब ये देखें ये आपका माइक्रो स्ट्रक्चर कट के आ गया। इसके बाद सेकंड प्रोसीजर जो है वो, अब एब्रेसिव कटिंग तो हो गई, अब है माउंटिंग। तो माउंटिंग कराने से पहले तो आप जो है ना इसको ज़रा, यानी एक समझ लें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर होता है, उसके साथ जो है वो वाटर होता है, पानी, तो ज़रा आप इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इस पर लगे हुए हैं तो उससे क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद ये देखें ये एक एयर ड्रायर में एयर के ज़रिए इसको सुखा भी लें, ठीक है। अब हम लेके जा रहे हैं इसको ये माउंटिंग की तरफ। अब ये देखें इसमें इन्होंने ये एक वेसल है, इसमें प्लेस किया माइक्रो स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद ये जो अब ये इसमें पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ये रेजिन है जो मैं बता रहा था ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर करें कि सबसे पहले इन्होंने वो जो स्पेसिमेन था जो बेसिकली एब्रेसिव कटिंग के ज़रिए हमने हासिल किया है, वो इसमें इन्होंने पहले नीचे रख दिया। अब इसके ऊपर जब ये रेज़न रखेंगे, फिर रेज़न को अब हमारे यहाँ जो है वो हॉट माउंटिंग प्रेस मशीन होती है, उसमें रखा जाता है। तो उसमें टेम्परेचर के ज़रिए जो है वो रेज़न सॉलिडिफाई हो जाता है। तो यकीनन ये जो बॉटम पे ये जो आपका माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो कि ऑब्टेन हुआ है आफ्टर एब्रेसिव कटिंग, ये एम्बेड हो जाएगा उसमें, यानी उसी का हिस्सा बन जाएगा। और उसके बॉटम पोर्शन पे जो है वो आप देखेंगे कि रेज़न के साथ एक हिस्सा जो है वो इस माइक्रो स्ट्रक्चर का भी, जो कि प्लेन कार्बन स्टील लेट से जो इसमें बताई है वो C45E, C का मतलब कार्बन है और 45 का मतलब इसमें ज़ीरो, इसमें जो है वो 0.45% कार्बन है। तो ये उसके बॉटम पोर्शन पे आ जाएगी। अब इसमें देखें ये इस मशीन में रखेंगे, यहाँ इनके पास शायद लाइट सेंसिटिव माउंटिंग मशीन है जो लाइट के ज़रिए रेज़न को वो कर देती है, यानी समझ लें आप पॉलीमराइज़ कर देती है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। हमारे यहाँ हॉट माउंटिंग प्रेस है। अब इसके बाद देखेंगे अभी जब ये बाहर निकालेंगे तो वो रेज़न सॉलिडिफाई हो चुका होगा और उसमें नीचे जो ये माइक्रो स्ट्रक्चर है आपका स्टील का, वो एम्बेड हो चुका होगा। अभी देख सकते हैं आप, इसमें से इन्होंने निकाला, ये मोल्ड एक तरह से। इसके बाद जिस प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं वो है ग्राइंडिंग। अच्छा, ग्राइंडिंग में आप सबसे पहले ये सुन लें कि सिलिकॉन कार्बाइड पेपर यूज़ किया जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड पेपर भी पहले जो है वो कोर्स और उसके बाद फाइन। तो जो कोर्स होता है उसमें आई थिंक 180 ग्रिड्स होती हैं और उसके बाद जो फाइन होता है उसमें 360 ग्रिड्स भी रखी जाती हैं, फिर 600 ग्रिड्स भी रखी जाती हैं। उसके बाद जो है वो 1000 ग्रिड्स का भी ये जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड पेपर है वो यूज़ किया जाता है। अब ये देख रहे हैं इसमें भी एक वाटर भी पास हो रहा है। फिर इसको हर एंगल से जो है वो हम ग्राइंड करते हैं। फाइनली उस पोजीशन पे ग्राइंड कर रहे होते हैं जहाँ वो एम्बेड हुआ है माइक्रो स्ट्रक्चर। अब इसमें भी ना इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि आपकी उंगलियां ना ग्राइंड हो जाएं, इसीलिए तो आपने ये जो माउंटिंग की है, ये माउंटिंग की क्यों है, ताकि वो रेज़िन इतना जो बड़ा रेज़िन जो आपका सॉलिडिफाई हो गया है या आप कह सकते हैं कि पॉलीमराइज़ हो गया है, उसको आप प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। और उसके बॉटम पे जो है माइक्रो स्ट्रक्चर है उसकी ग्राइंडिंग आपका असल पर्पज़ है जो यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले 180 ग्रिड्स का कोर्स सिलिकॉन कार्बाइड पेपर आप यूज़ कर रहे हैं और इसमें उंगलियां बचानी होती हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग चल रही है इसकी। फिर इसके बाद देखें अभी पेपर चेंज करेंगे।
ये रोटेट हो रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको रोटेट होता हुआ। देखें काफ़ी ये शाइनिंग होता जा रहा है। इसके बाद देखें पेपर चेंज कर रहे हैं, पहले 180 ग्रिड्स का था तो अब शायद 320 वाला यूज़ करेंगे, फिर 600 वाला। ठीक है, ये पेपर चेंज कर दिया सिलिकॉन कार्बाइड। अब हम क्या करते हैं, पहले लेट से एक बात सुन लें, पहले जिस पोजीशन पे आपने जैसे रखा था, प्लेस किया था, तो इस दफ़ा आप ना अपने ये जो माउंटिंग जो स्पेसिमेन है जिसके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर एम्बेड हुआ है, यानी ये रेजिन प्लस ये माइक्रो स्ट्रक्चर, इसको आप 90 डिग्री घुमा के इस दफ़ा, मतलब पहले जैसे था तो ज़रा अब आप परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री उसको आप रोटेट कर देंगे और फिर उसके बाद प्लेस करेंगे। उससे होता क्या है कि वो जो जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग पहले उसमें हो रही थी तो उसमें ना लाइंस फॉर्म हो जाती हैं माइक्रो स्ट्रक्चर में, उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग ग्रेन्स ओरिएंट हो जाती हैं। तो फिर जब आप उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो वो फिर उसका इफेक्ट यानी नलीफाई हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाती हैं वो नॉर्मल हालत। तो एक दफ़ा पहले आप जब रखते हैं, फिर जब कोर्स ग्राइंडिंग के बाद फ़ाइन ग्राइंडिंग करते हैं तो फाइन ग्राइंडिंग में आप 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, फिर से मज़ीद फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, फिर 90 डिग्री आप रोटेट कर देते हैं, ताकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ना ओरिएंट हो जाए सारी वो जो आपके पास इंक्लूजन्स होती हैं कार्बन की। अभी भी इस बात का ही ख्याल रखते हैं कि जो है वो अपनी फिंगर्स इस पे ना आए, क्योंकि ये एब्रेसिव होता है। ग्राइंडिंग जो हो रही है ये सिलिकॉन कार्बाइड, उंगलियां अगर आपकी आ जाएगी तो उसमें ज़रा आपकी उंगली पे स्किन डैमेज हो सकती है। फिर ये देखें दोबारा जो है वो अल्ट्रासोनिक ये बात है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा होता है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, इसके बाद जो है अच्छा ये भी बेहतर है कि आप अपने हाथ भी जो है वो धो लें और इसको भी धो लें, ताकि कोई भी अगर आपके हाथ पे भी एक्स्ट्रा पार्टिकल है तो वो माइक्रो स्ट्रक्चर पे ना आए और आप प्रॉपर्ली जब आप माइक्रोस्कोपी पे लेके जाएंगे तो कोई मसला ना हो। इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है वो बेसिकली पॉलिशिंग है। तो पहले इन्होंने एक लुब्रिकेंट डाला है, उसके बाद ये जो स्प्रे कर रहे हैं ना, ये स्प्रे जो अभी इन्होंने किया है ये डायमंड सस्पेंजन पार्टिकल्स होते हैं जिसका एक लिक्विड फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले जो ये इन्होंने किया है ये 6 माइक्रोमीटर्स का डायमंड सस्पेंजन सॉल्यूशन है। ये सस्पेंजन पार्टिकल्स हैं डायमंड के, सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, सस्पेंजन पार्टिकल्स हैं डायमंड के। तो 6 माइक्रोमीटर्स इसका साइज़ है। उन्होंने जिस पेपर पे जिस क्लॉथ पे, ये ना एक क्लॉथ होता है पॉलिशिंग के लिए जो क्लॉथ यूज़ करते हैं यानी कपड़ा, तो ये होता है एक यानी समझ लें इसकी रेजिलियंस ज़्यादा होती है इस क्लॉथ की। ठीक है, और ये एक हार्ड क्लॉथ होता है वैसे। और इस पे हमने सबसे पहले लुब्रिकेंट डाल देते हैं। लुब्रिकेंट बेसिकली इसलिए होता है ताकि थोड़ी उसकी सरफेस जो है वो यानी बिल्कुल रफ़ सी ना रहे उसमें, यानी आप समझ सकते हैं ना, थोड़ी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी। और साथ ही साथ फिर इसमें जो आपने डायमंड सस्पेंजन पार्टिकल्स डालें तो वो इसलिए डालें ताकि, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस है और जब उसके पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे तो वो माइक्रो स्ट्रक्चर को बहुत ही फाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ना रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको घुमाना उसके काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इसमें ज़रा हम रोटेट करते हैं, सिर्फ रख के नहीं छोड़ देते, वही रेजिन प्लस माइक्रो स्ट्रक्चर को। देख रहे हैं अब ये आप कितना फ़ाइन होता जा रहा है। अब इसके बाद हम दोबारा सेकंड अब ये देख रहे हैं फिर से इसको वॉश करना है, क्लीन हो जाएगा। फिर अब जो हम इसको रखेंगे ना दोबारा इसको पॉलिश करना है, लेकिन इस दफ़ा जो कार्बन का जो सस्पेंजन पार्टिकल्स हैं वो और फाइन होंगे और वो 3 माइक्रोमीटर्स का, वो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर से वहाँ लिखा हुआ है 3 माइक्रोमीटर्स टॉप लेफ़्ट पे 3 माइक्रोमीटर्स। यानी इस दफ़ा जो आपने डायमंड के सस्पेंशन डालना है वो बेसिकली 3 माइक्रोमीटर साइज़ का है। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ये थर्ड स्टेप है पॉलिशिंग का। इसमें ये जो इन्होंने प्लेस किया है अभी ये 15 नैनोमीटर का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि काफ़ी एब्रेसिव होता है,
वाइट जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिक्विड इन्होंने पोर किया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और 15 नैनोमीटर इसके पार्टिकल्स का साइज़ होता है। तो बहुत यानी आप समझ लें माइन्यूट होते हैं ये। अब इस पर इनको जो है वो पॉलिशिंग करनी है ताकि और फाइन हो जाए, उसके जो ग्रेन्स हैं बिल्कुल स्मूथ हो जाएं, पॉलिश्ड हो जाएं, वेल पॉलिश्ड। दोबारा से आपको जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पे डिस्क जो है जिस पे क्लॉथ रखा हुआ है, तो आप जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। फिर से ये देख रहे हैं आप, इसको वॉश करना है। अच्छा, फिर कोई रुई या कोई भी वुलन क्लॉथ होता है ना, तो उससे आप इसको रब कर सकते हैं, ताकि उंगली से नहीं करना, ये रुई से कर सकते हैं। अब इसको जो है वो एयर ड्राई भी कर दिया इन्होंने। ताकि वो सूख जाए, वो जो वाटर के पार्टिकल्स उस पर रह गए। अब ये जा रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ, साथ में कंप्यूटर अटैच्ड है, कैमरा भी होता है उसमें। ये देख रहे हैं यहाँ पे लाइट अभी इस पे पड़ेगी नीचे से, और नीचे ये ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के जो है वो आपको पता होगा एक जो लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यही जो कि माउंटेड रेजिन के साथ माइक्रो स्ट्रक्चर है स्टील का, प्लेन कार्बन स्टील का, यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो उसकी तरफ जो लेंस होगा माइक्रोस्कोप का, लाइट माइक्रोस्कोप का, उसमें हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वैसे उमूमन जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव की पोजीशन डाउनवर्ड होती है, लेकिन ये अपवर्ड इसलिए क्योंकि ऊपर आपने वो प्लेस किया हुआ है जो आपका सैंपल है। ठीक है, फिर इसमें ये जब उस पर लाइट पड़ेगी और फिर ये ऑब्जेक्टिव के ज़रिए वो एग्जामिन होगा, फिर कैमरा के ज़रिए, फिर वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो आप ये देख रहे हैं कंप्यूटर पे स्क्रीन पे मॉनिटर पर ये शो हो रही है। ये जो आपका स्पेसिमेन था माइक्रो स्ट्रक्चर, उसमें जो इंक्लूजन्स होती है ना कार्बन वगैरह की, वो यहाँ शो हो रही हैं। जो छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, कार्बन की इंक्लूजन्स हैं। लेकिन अगर आपको माइक्रो स्ट्रक्चर इनका देखना होता है, यानी हायर मैग्नीफिकेशन करनी होती है और माइक्रो स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व करना होता है, ग्रेन्स देखनी होती हैं, ग्रेन सेपरेशन देखनी होती है, तो फिर आप एचिंग की तरफ चलते हैं। और अब ये फाइनल 5th प्रोसेस जिसे हम एचिंग कहते हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। इसमें अच्छा, इन्होंने सेफ्टी गॉगल्स पहन लिए हैं, लैब कोट पहना हुआ है। उसकी वजह ये कि एक लिक्विड जिसको हम एक एचेंट कहते हैं या एचिंग एजेंट कहते हैं, तो वो उसमें ना 10% नाइट्रिक एसिड होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो कि ज़रा ख़तरनाक होता है, और बाकी जो है वो अल्कोहल होता है। तो ये थोड़ा डेंजरस होता है, इसलिए ज़रा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को साथ लिया जाता है। जैसे इन्होंने गॉगल्स पहन लिए हैं और लैब कोट पहना हुआ है। ठीक है, अब ये एक एचेंट यूज़ करेंगे। ये एचेंट मैंने भी आपको बताया, याद रखिएगा। इसमें 10% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और बाकी अल्कोहल है। फिर ये आपने एक ग्रिपिंग टोंग है जिसके ज़रिए आपने उसको होल्ड करना है, उसमें डालना है। फिर से आपको इसे वॉश भी कर लेना है, और अल्कोहल से भी वॉश कर सकते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने अभी वॉश किया। अब यहाँ अच्छा, इसको इन्होंने शो नहीं किया, एयर ड्राई भी कर सकते हैं फिर आप। और फिर आपको दोबारा वापस ला के लाइट माइक्रोस्कोप के उस हिस्से पे रखना है जहाँ नीचे ऑब्जेक्टिव है। अब आप ये देख रहे हैं, जब हायर मैग्नीफिकेशन उसमें, यानी आप मैग्नीफिकेशन उसकी और उसे रिजॉल्व करेंगे, उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको ग्रेन्स बाकायदा नज़र आ रही होंगी, और ग्रेन की बाउंड्रीज भी नज़र आएंगी इनफैक्ट। तो इसमें जो मैंने आपको लास्ट टाइम हीट ट्रीटमेंट में आपको मुख्तलिफ वो पढ़ाए थे मटेरियल्स, उसमें आपको मैंने परलाइट भी पढ़ाया था। तो अभी आपको ये जो थोड़ा ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये परलाइट के हैं। परलाइट मैंने आपको बताया था फेराइट प्लस सीमेंटाइट होता है, और जो वाइट पोर्शन है ये फेराइट के नज़र आ रहे हैं आपको। जहाँ जहाँ वाइट है वो आपको देखेंगे फेराइट लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर से, तो वाइट पोर्शन है वो फेराइट के। तो ये तो था प्लेन कार्बन स्टील C45E का। अगर आप प्लेन कार्बन स्टील C80E का करें तो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसा है, जिसमें
फेराइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर्स जो है वो अलग अलग ब्लैक और वाइट ग्रेन बाउंड्रीज भी हैं। फिर ये दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं। फिर इसी तरह जो है वो ये प्रोसेसेस किए जाते हैं अलग अलग, जो कि प्लेन कार्बन स्टील्स भी मुख्तलिफ उसमें टाइप्स हैं ना, कि स्टील तो एक अलॉय है। तो फिर उनको जो है एग्जामिन किया जाता है। ये टेक्निक माइक्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है। और इसमें आप माइक्रोस्ट्रक्चर को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, और ऑब्ज़र्व करते हैं आफ्टर 5 प्रोसेसेस, जिसमें स्टार्टिंग क्या था, ग्राइंडिंग, उसके बाद आपने क्या किया, माउंटिंग, फिर उसके बाद फर्स्ट सबसे पहले तो आपने एब्रेसिव कटिंग किया, उसके बाद आपने किया माउंटिंग, उसके बाद ग्राइंडिंग, फिर पॉलिशिंग, फिर एचिंग, ठीक है। ताकि आपको जब आप फाइनली माइक्रोस्कोपी पे पहुँचें और ग्रेन्स साइज़ भी देखें, ग्रेन्स बाउंड्रीज़ भी देखें, ग्रेन स्ट्रक्चर भी देखें, फिर उसके ज़रिए फिर आप मुख्तलिफ जब एप्लीकेशंस में जहाँ जहाँ यूज़ करने होते हैं स्टील्स, तो फिर आप इसके बेस पे फिर आगे भी ये तो सिर्फ आपको बेसिक माइक्रोस्कोपी पढ़ाई है। फिर इसके आगे डिडक्शंस होती हैं, कहाँ कौन से प्लेन कार्बन स्टील के कौन से टाइप को जो है यूज़ करना बेहतर रहेगा कौन सी एप्लीकेशन में ना, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्ट प्रैक्टिकल और ये आज वाला प्रैक्टिकल दोनों इसमें एक्सप्लेन हो गए। लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने जस्ट आपको वो जो एक तरह से डॉक्यूमेंट्रीज़ भेज दी थी, जिसमें सिर्फ एब्रेसिव कटिंग और माउंटिंग हो रही थी, क्योंकि आपके लैब मैनुअल में वो एज अ सेपरेट प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, और बाकी 3 प्रोसेस को सेपरेट प्रैक्टिकल में शामिल किया हुआ है। हालांकि ये पांचों मिला के होते हैं। तो मुझे आज एक्चुअली ये आपको पांचों एक साथ आपको समझाने थे, तो मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया इस पर, ठीक है। तो काइंडली इसको देख लीजिएगा, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चंस हों तो आप जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे जो ऑडियो क्लिप का ऑप्शन होता है, ऑडियो मैसेज का, आप उस पर भी भेज सकते हैं, वरना सेपरेटली जूम मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। करना चाहें तो कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो, पिछले प्रैक्टिकल्स का भी पूछना हो, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।